नमस्ते सदावत सले मात्रा भूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय की, जो कि सीनियर एडवोकेट के डेजिग्नेशन को लेकर आया। मैं पूरी बात बताऊंगा कि सीनियर एडवोकेट का मतलब क्या होता है। ये एक सामान्य अवधारणा रहती है कि जिसकी आयु ज़्यादा हो जाती है वो सीनियर एडवोकेट हो जाता है। वो बात ठीक नहीं है। एज पर एडवोकेट एक्ट प्रक्रिया दूसरी है और सीनियर एडवोकेट के क्या दायित्व रहते हैं, क्या अधिकार रहते हैं। एडवोकेट एक्ट के सेक्शन 16(2) और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142, सुप्रीम कोर्ट रूल्स के ऑर्डर 4, रूल 2, इन सेक्शंस को लेकर, इन धाराओं को लेकर और कॉन्स्टिट्यूशन की है आर्टिकल 227, इसमें पार्टिसिपेट करता है। 142 1A और 227 1B, ये सामान्य धाराएं हैं, सामान्य आर्टिकल्स हैं जिनके आधार पर सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन होता है। हमारे देश में सीनियर एडवोकेट के डेजिग्नेशन को लेकर जब कानून बना, एडवोकेट एक्ट बना, तो उसके सेक्शन 16 में ये व्यवस्था दे रखे। तो आखिर प्रैक्टिस क्या थी और सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस बदल दी है। इसी प्रकार की प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों की, इसी प्रकार की प्रैक्टिस कोलिजियम को लेकर है। कोलिजियम भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस की कमेटी होती है कि जिसको कोलिजियम कहते हैं। वो कोलिजियम एप्लीकेंट को या लोगों को जज बनाती है। एक बात ध्यान रखने की बात यह है कि जो क्यूरेटिव पिटीशन फाइल होती हैं और जो रिव्यू पिटीशन फाइल होती हैं या जो बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल सुनवाइयां होती हैं, उनमें सीनियर एडवोकेट का एक बड़ा रोल होता है। सीनियर एडवोकेट को मैंने यहां तक देखा है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच को भी वो डांट देते हैं। सीनियर एडवोकेट का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक सीनियर एडवोकेट है, इनकी बात सुननी चाहिए। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी और बहुत खराब भी है। सोचा तो बहुत अच्छा गया होगा, लेकिन खराब प्रैक्टिस ये हो गई उसकी कि सीनियर एडवोकेट के चेहरों पर भी डिसीजन होने लगे। सीनियर एडवोकेट्स के कोर्ट में अपीयर होने पर रूल्स रेगुलेशन भी कभी साइड में रख दिए जाते हैं। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहता है, लेकिन वो मेंशन करवा कर उन केसेस को लगवा लेते हैं, उनकी सुनवाई करवा लेते हैं। कभी कभी तो बेल भी लगा देते हैं, जो लोअर का राइट है। हाई कोर्ट के पावर को भी यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। लोअर में जो प्रोसीजर मैकेनिज्म है उसको भी कभी घुमा लेते हैं। ऐसा बहुत कुछ होता है। हम लोग, अच्छा, ये बात प्रोफेशनल एथिक्स के पेपर में भी आती है। सुप्रीम कोर्ट में जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए एक सुप्रीम कोर्ट में एग्जाम होता है। 4 साल की प्रैक्टिस चाहिए होती है और किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंडर में 1 साल की प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में चाहिए होती है। उसका एक बाकायदा सर्टिफिकेट लगता है जब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं उस दिन से, और जिस दिन प्रैक्टिस खत्म करते हैं, यानी कि 1 साल का जो इंटर्नशिप है वो पूरी करते हैं, तो फिर से एक लेटर या सर्टिफिकेट लगता है। उसमें कुछ मानक हैं, उनको तय किया जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अनुमति देता है किसी भी अधिवक्ता को जिसकी 4 साल की प्रैक्टिस हो गई हो और 1 साल की इंटर्नशिप हो गई हो कि वो एग्जाम दे सकता है, उसका वकालतनामा लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना जरूरी होता है। अगर वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में वो आर्गुइंग काउंसिल हो सकता है या अपीयरिंग काउंसिल हो सकता है, लेकिन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बगैर केस फाइल नहीं हो सकता। अब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बाद जो बड़ा मामला आता है वो आता है सीनियर एडवोकेट का। तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में एटलीस्ट 3 प्रकार के एडवोकेट्स होते हैं। एक तो सीनियर एडवोकेट, जो सुप्रीम कोर्ट ने डेजिग्नेट कर दिया हो या हाई कोर्ट ने डेजिग्नेट कर दिया हो और घोषित कर दिया हो कि उक्त व्यक्ति सीनियर एडवोकेट है, इसको डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट कहते हैं। दूसरी बात, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है जिसका एग्जाम होता है बाकायदा। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के एग्जाम में भी प्रोफेशनल एथिक्स का पेपर आता है, जिसमें कि प्रोफेशनल एथिक्स में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट रूल्स के पार्ट भी आते हैं, सुप्रीम कोर्ट हैंडबुक के पार्ट भी आते हैं, और अधिवक्ता अधिनियम यानी कि एडवोकेट एक्ट 1961 का पार्ट भी आता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे जजमेंट आते हैं। पूरे वर्ल्ड की जो फिलोसफिकल पार्ट है कि कोर्ट में कैसे प्रैक्टिस होनी चाहिए और अधिवक्ता को कैसे कोर्ट में आना चाहिए और अधिवक्ता के राइट एंड दायित्व क्या हैं, अधिवक्ता किसके लिए है, इस प्रकार के बहुत सारे एथिकल क्वेश्चंस आते हैं जिसका एक पूरा पेपर होता है। उस पेपर में जो आज का ये जजमेंट है उसके लिए भी बहुत रेलेवेंट है। मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पढ़ने वालों को आह्वान करता हूं कि आइए हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। हमारे साथ मतलब अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं 2025 का, तो निशुल्क हमारे साथ बैठिए। हम
उस पर अभ्यास करना चाहते हैं, कनॉट प्लेस पर हमने नया ऑफिस बनाया है, उस नए ऑफिस में आपको आह्वान करते हैं कि आप आइए और हमारे साथ बैठिए। हम पूरा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के चारों पेपर की तैयारी करवाएंगे। उसका कोई कॉस्ट नहीं लेंगे, वो हम रिकॉर्डिंग पर्पज से करेंगे, ताकि जो लोग घर में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो जो घर में तैयारी करना चाहते हैं, हम उनसे शुल्क वसूलेंगे। लेकिन जो लोग भी ऑफिस में आ जाते हैं, उनसे कोई शुल्क की हमारी दरकार नहीं है, वो देना चाहें तो हमें कोई समस्या भी नहीं। खैर, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो जैसे मैंने कहा कि कॉलेजियम के लिए भी एक कॉलेजियम होती है, वैसी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी होती है। उस कमेटी में 3 चीफ जस्टिस के अलावा 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, या और उसके अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल होते हैं, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, और एक नॉमिनेटेड कोई एडवोकेट होता है, बार का मेंबर। इसका मतलब ये हो गया कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो परमानेंट कमेटी है, वो भी 5 लोगों की होती है। वो 5 लोगों की कमेटी के सामने एप्लीकेशन किया जाता है सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट करने का। सीनियर एडवोकेट के कुछ लाभ और कुछ हानि भी होते हैं। कुछ लाभ ये है कि आप सीनियर हो गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपको कंसीडर करता है, और हानि ये है कि क्लाइंट से नहीं मिल सकते। सीनियर एडवोकेट से कंसल्टेशन कोई करना चाहता है तो उसकी भी फीस लेता है वो। बिना फीस के कोई भी सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का सीनियर एडवोकेट किसी से वार्ता नहीं कर सकता। जूनियर एडवोकेट्स रहते हैं, जिनके केसेस रहते हैं एओआर, जिनके केसेस रहते हैं आर्ग्यूइंग काउंसिल, जिनके केसेस रहते हैं, वो भी अगर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट से कंसल्टेशन चाहते हैं, किसी मामले में ब्रीफ करना चाहते हैं, तो उसको सीनियर एडवोकेट को फीस लेने का अधिकार होता है। सीनियर एडवोकेट क्लाइंट से बिल्कुल नहीं मिल सकता। सीनियर एडवोकेट का कोई वकालतनामा भी नहीं लगता है। वकालतनामा एओआर का लगता है और वो आर्ग्यू करता है। ये लाभ भी हैं और हानि भी है। सीनियर एडवोकेट के डेजिग्नेशन में पिछले कई वर्षों से बहुत झोल चल रहा था। इस बात को लेकर इंदिरा जयसिंह 1 और इंदिरा जयसिंह 2 ऐसी 2 पिटीशनें पहले आर्टिकल 32 में फाइल की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ये जो सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन है, इसका कोई रूल्स रेगुलेशन तरीका होना चाहिए। सीनियर एडवोकेट के इंदिरा जयसिंह पार्ट 1 में या इंदिरा जयसिंह केस 1 में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि हम इसको 4 हिस्सों में बांटेंगे, और इसमें जो प्रैक्टिस करते हैं, जो केसेस उनके हैं, वो जो क्लेमेंट है या जो एप्लीकेंट है, वो उसके केसेस को हम काउंट करेंगे कि वो पिछले 5 साल में क्या प्रैक्टिस कर रहा है। इसके अतिरिक्त वो उसने कुछ राइटिंग की है, उसने कुछ किताबें लिखी हैं, उसने कुछ जर्नल में काम किया है, उसको हम काउंट करेंगे। उसकी प्रैक्टिस कितने वर्ष की है, उसको काउंट करेंगे। और उसका रिटर्न या उसकी प्रैक्टिस का तरीका क्या है, किस लेवल की प्रैक्टिस करता है, इन सबको काउंट किया जाता है। इन सबको काउंट करने के बाद 100 नंबर इसमें दिए जाते हैं, और 100 नंबर के आधार पर फिर सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन होता है। उसका तरीका एक ये भी तय किया गया था कि पहले ये जो 5 की परमानेंट कमेटी है, परमानेंट कमेटी पहले उनका ये जो क्लेम है, उस क्लेम को समझे, पढ़े, वो क्लियर करे, उसके बाद उसको फुल बेंच के सामने, यानी कि सभी जजेस की बेंच के सामने रखा जाता है, और रखने के बाद वो एग्री होते हैं कि सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट किया जा सकता है। इंदिरा जयसिंह 2 में कुछ उसमें परिवर्तन किया गया, और परिवर्तन में मार्क्स कुछ कम ज्यादा कर दिए गए। इसके अतिरिक्त जो 10 से 20 नंबर प्रैक्टिस के होते हैं, यानी कि 10 साल की जिसकी प्रैक्टिस है उसको 10 नंबर, और 20 साल की जिसकी प्रैक्टिस है उसको 20 नंबर का प्रावधान इंदिरा जयसिंह 1 में था। बाद में ये कहा गया कि भाई जो 11 वर्ष की प्रैक्टिस है उसको भी 10 नंबर, और जिसकी 19.5 साल की प्रैक्टिस है उसको भी 10 नंबर। ये तो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर एक वर्ष में 1 नंबर जोड़ दिया जाएगा, यानी कि 10 साल की प्रैक्टिस के 10 नंबर, 11 साल के 11, 12 के 12, 13 के 13, 14 के 14, 18 के 18 और 19 के 19 नंबर काउंट किए जाएंगे, और 20 साल की प्रैक्टिस के 20 नंबर काउंट किए जाएंगे। इस प्रकार मैक्सिमम 20 नंबर उसको प्रैक्टिस की आयु के काउंट होंगे। 50 नंबर ऐसे काउंट होंगे, 50 को घटाकर हालांकि 5 कर दिया गया, और वो उनका क्राइटेरिया था। सुप्रीम कोर्ट में आज ये मामला इसलिए आया क्योंकि दिल्ली का एक मामला आया, कल्ला वर्सेस एनसीटी दिल्ली। जितेंद्र उर्फ कल्ला वर्सेस एनसीटी दिल्ली। कल्ला वर्सेस दिल्ली में उसने एक मर्सी पिटीशन डाली। मर्सी पिटीशन से मतलब है उसने प्री मेच्योर रिलीज की एक एप्लीकेशन डाली दिल्ली सरकार को। दिल्ली सरकार उसको कंसीडर नहीं कर रही होगी, या एलजी उसको कंसीडर नहीं कर रहे होंगे। वो सुप्रीम कोर्ट चला आया। सुप्रीम कोर्ट में एओआर ने पिटीशन लगाई, पिटीशन में कुछ गड़बड़ लिख दिया। इसके बावजूद सीनियर एडवोकेट जो प्रेजेंट हुए, उन्होंने कोर्ट के सामने अपना बयान दिया। बयान देने के बाद कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया। जब
पार्टी सामने से सरकार आई तो उन्होंने कहा कि साहब जो जजमेंट है उसमें तो ये लिखा हुआ है जिसमें कि 30 साल की सजा बिना बिना प्री रिलीज के दी जाएगी, यानी कि टोटल पीरियड ऑफ लाइफ 30 साल का दिया हुआ है। इस पर तो हो ही नहीं सकता। ये बात एडवोकेट एंड रिकॉर्ड ने अपनी पिटीशन में छुपा ली थी। सीनियर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को बुलाया गया और कहा कि फिर से एक एफिडेविट दाखिल करें। उसने फिर से एफिडेविट दाखिल किया, सीनियर एडवोकेट प्रेजेंट हुए। सीनियर एडवोकेट से भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप अलग से एक एफिडेविट दीजिए। सीनियर एडवोकेट ने अलग से एफिडेविट दिया, उसमें भी कुछ तथ्य छुपा लिए या मिस अप्रोप्रिएट कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब फिर से पकड़ लिया तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच को लगा कि ये सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट किसने कर दिए। सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट करने का मतलब गलत हो गया, इनको सीनियर एडवोकेट नहीं होना चाहिए था क्योंकि इनको तो प्रोफेशनल एथिक्स, बेसिक एथिक्स नहीं आती। किसने कर दिया? इस बात को लेकर 2 जजेस की बेंच ने चीफ जस्टिस को लिखा और कहा कि हमारा जो ये इंदिरा जयसिंह 1 और इंदिरा जयसिंह 2 के मामले में ये जो जजमेंट है जिसमें सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन किया जाता है, ये प्रोसीजर ठीक नहीं है, इसमें कुछ कंसर्न है, इसको रिकंसिडर किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब जा ही रहे थे। संजीव खन्ना साहब को ये लगा कि नहीं बात सही है, इस जजमेंट उन जजमेंटों को रिव्यू करना चाहिए। संजीव खन्ना साहब ने 3 जजेस की बेंच बना दी। 3 जजेस की बेंच ने अपना जजमेंट रिजर्व रखा और आज उसको प्रोनाउंस किया। उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का हवाला दिया। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया ने ये कहा कि साहब हम इस सिस्टम से पार्शली एग्रीड हैं, इंटरव्यू के सिस्टम से हम एग्रीड नहीं हैं। मतलब 4 हिस्से थे। एक हिस्सा था जो उनकी एडवोकेट की आयु है कि वो कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। 10 साल मिनिमम क्राइटेरिया सीनियर एडवोकेट क्लेम करने के लिए होना चाहिए, यानी कि 10 साल से कम की प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति सीनियर एडवोकेट क्लेम नहीं कर सकता। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई इसके अलावा जो उसने राइटिंग्स वगैरह की हों उसके मार्क्स हैं, और जो उसने प्रैक्टिस की हो या जो उनके केसेस कोर्ट में फाइल हुए उनके जजमेंट, चाहे वो रिपोर्टेबल हों चाहे नॉन रिपोर्टेबल हों, उनकी कॉपियां जो दाखिल की गई हैं उनको रिव्यू किया जाएगा, उसके नंबर मिलेंगे। और चौथा हिस्सा था कि कमेटी उनका इंटरव्यू लेगी और इंटरव्यू लेने के बाद उनको मार्क्स देगी। तो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया ये कह रहे थे कि भाई इंटरव्यू का पोर्शन मुझे समझ में नहीं आया, इसको हटा देना चाहिए। जबकि सॉलिसिटर जनरल जब प्रेजेंट हुए तो सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये जो इंटायर इंदिरा जयसिंह 1 और इंदिरा जयसिंह 2 है, इस सिस्टम से मैं एग्री नहीं हूं। जब एडवोकेट एक्ट ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट डेजिग्नेट करेगा तो इसमें ये जो कमेटी 5 लोगों की बना दी है, ये कमेटी बायस हो सकती है, ये कमेटी की कोई जरूरत नहीं है। और कमेटी अगर एक बार रिकमेंड कर देती है तो बाकी जजेस जो सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच बैठेगी, जो फुल बेंच इस पर निर्णय लेगी कि सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो कमेटी के इन्फ्लुएंस में आ जाएगी। कमेटी का कोई भी मेंबर बाकी जजेस को इन्फ्लुएंस में भी ले सकता है, इसलिए इस कमेटी की आवश्यकता नहीं है कि वो कमेटी रहे। ये भी आर्गुमेंट दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है, ये कमेटी, इनके पास इतना काम होता है जजेस के, चीफ जस्टिस और बाकी जजेस के पास, कि ये जो क्लेम करने वाला व्यक्ति है हर वर्ष लगभग 100 लोग क्लेम करते हैं और 100 लोग एप्लीकेशन करते हैं और 100 लोगों की जजमेंट, 100 लोगों में आर्गूमेंट, 100 लोगों में उनकी राइटिंग, 100 लोगों की प्रैक्टिस, इतना सब कुछ फॉलो अप करना किसी भी जज के लिए संभव नहीं है। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया भी यही कह रहे थे कि ये संभव नहीं है, इतना मटेरियल, और उनके पास जुडिशियल साइड के अलावा भी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के बहुत काम होते हैं, इसलिए कमेटी की कोई रेलिवेंसी नहीं बनती। कमेटी, मैंने कहा कि कमेटी वैसे ही जैसे कि कॉलेजियम बना हुआ है। इनके अलावा हाईकोर्ट के बहुत सारे हाईकोर्टों ने इंटरवीन किया था और बहुत सारे बार उसमें आए थे, मतलब बार भी उसमें था। सुप्रीम कोर्ट ने सारी सुनवाई करने के बाद कहा कि इंदिरा जयसिंह 1 और इंदिरा जयसिंह 2, यानी कि जो डेजिग्नेशन 16(2) एडवोकेट एक्ट की धारा 16(2) के हैं, वो एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट का, जो सीनियर एडवोकेट और अदर एडवोकेट्स का जो डिस्टिंक्शन है वो ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा इंदिरा जयसिंह में जो 10 साल की मिनिमम प्रैक्टिस का क्राइटेरिया फिक्स किया गया वो भी ठीक है। तीसरा उन्होंने कहा कि ये जो कमेटी है, इस कमेटी की आवश्यकता वाकई में नहीं है क्योंकि जजेस के पास या कमेटी के पास इतना समय नहीं है कि वो उनको जा सके, उसके पास पहले भी बहुत सारे काम है। बाकी इसमें सुप्रीम कोर्ट की सेक्रेटरीट में एक सेलेक्ट कमेटी बनेगी, एक
सेक्रेटरीट की कमेटी बनेगी, उसके सामने क्लेम करिए। जो क्लेम उनके सामने करेगा, यानी कि जो एप्लीकेशन करेगा, वो उनका डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट बनाने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के उसके सामने रख दिया जाएगा। यानी कि इंदिरा जयसिंह 1 और इंदिरा जयसिंह 2 का जो जजमेंट आया, वो जजमेंट अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, उनको डिसकंटिन्यू सुप्रीम कोर्ट ने आज कर दिया और कहा कि आर्टिकल 142 में चूंकि सुप्रीम कोर्ट को पावर है, सुप्रीम कोर्ट इस पर रूल्स बना सकता है, इसलिए अब इसको नए सिरे से इवेलुएट करना चाहिए। एक विषय और सामने आया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की प्रैक्टिस नहीं करता अगर कोई, लेकिन लोअर कोर्ट की बहुत अच्छी या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करता है, 10 साल का वो प्रैक्टिशनर हो गया है, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं पहुंच पाया, तो क्या वो सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट नहीं हो सकता? इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को इंस्ट्रक्शन दिए और हाई कोर्टों से कहा कि आप सीनियर प्रिंसिपल जजेस से बात करिए या आप कोई कमेटी बनाइए और इसका भी फॉर्मुलेशन किया जाना चाहिए कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उनका डेजिग्नेशन भी, उनको भी सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट किया जा सके। उनका एक फॉर्मूला होना चाहिए। ये हाई कोर्ट को कुछ समय में ही, कुछ समय तय कर दिया कि इतने समय में हाई कोर्ट को करना है। सुप्रीम कोर्ट के मामले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर रूल्स बना सकता है आर्टिकल 142 के, और इन रूलों को फिलहाल इंदिरा जयसिंह 1 और इंदिरा जयसिंह 2 कंटिन्यू नहीं है, लेकिन इन मामलों में आर्टिकल 16(2) जो कहता है उसमें कोई कमेटी नहीं है। कमेटी नहीं है तो वो कमेटी अब डिसकंटिन्यू की जाती है। लेकिन ये जो नीचे सेक्रेटरीट की एक कमेटी बैठेगी या जो सेलेक्ट कमेटी है, वो कमेटी के सामने पूरी एनालिसिस वो करेंगे और उसके बाद वो फुल बेंच के सामने उसको रख देंगे। इंटरव्यू वाले पार्ट पर भी अभी डिसीजन लेना बाकी है, क्योंकि कमेटी इंटरव्यू लेती थी, अब कमेटी चूंकि इररिलेवेंट टाइप की हो जाएगी तो फिर इंटरव्यू का कोई प्रोसेस नहीं होता है। बाकी जो सॉलिसिटर जनरल कह रहे थे कि भाई कोर्ट के सामने प्रैक्टिस करता है, कोर्ट उसको अच्छे से पहचानता है, कोर्ट के सामने जिसके सामने प्रैक्टिस की वो उसको रिकॉग्नाइज करता है कि ये व्यक्ति वाकई में काबिल है, सीनियर एडवोकेट डिक्लेयर होने लायक है, तो वो प्रोसीजर चलाया जाना चाहिए, कमेटी की आवश्यकता नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर एक बड़ा निर्णय देते हुए, मतलब ये वही बिल्कुल सेम वैसा ही है, क्योंकि कमेटी एडवोकेट एक्ट में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी थी। ऐसी ही कॉलेजियम की व्यवस्था भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम बना लिया है। दोनों में ही कमेटी सीनियर एडवोकेट को डेजिग्नेट करती थी, सेलेक्ट करती थी, और कॉलेजियम जज के लिए सेलेक्ट करती है। कॉलेजियम की रेलेवेंसी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि जजेस का सिलेक्शन होता है और उनको सरकारी महकमे में घुस घुस जाते हैं, यानी कि वो सरकार हो जाते हैं या सरकार के कभी कभी ऊपर हो जाते हैं। लेकिन सीनियर एडवोकेट के मामले में इस पर प्रश्न इसलिए नहीं खड़ा होगा क्योंकि सीनियर एडवोकेट को कोई सैलरी नहीं मिलती है, डेजिग्नेशन के बाद उसका कभी कभी नुकसान ही हो जाता है, और सीनियर एडवोकेट अपनी व्यवसाय के लिए खुद जूझता है। जूझता मतलब है कि वो उसको क्लाइंट सिस्टम उसका बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, जो पहली बार लॉयर बने हैं, उनको भी अवसर मिलना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। मैंने आपको बताने की कोशिश की कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के एग्जाम में जिस प्रकार से प्रोफेशनलिक्स का पेपर आता है, उसमें एक सीनियर एडवोकेट का भी ये सिस्टम आता है। इसमें 3 जजमेंटों को ध्यान में रखते हुए उसका आंसर लिखना है, और मुझे लगता है कि सीनियर एडवोकेट के जो अधिकार कर्तव्य हैं, जैसे क्यूरेटिव पिटीशन है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में आती है, या फिर वो रिव्यू पिटीशन है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में आती है, एओआर के राइट एंड ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में आते हैं, और इधर प्रोफेशनल एथिक्स में भी आते हैं। इसी प्रकार सीनियर एडवोकेट के भी काम और दायित्व हैं जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के पेपर में भी आते हैं और प्रोफेशनल एथिक्स के पेपर में भी आते हैं। इसलिए ये जजमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेलिवेंट बनता है, और देश के लिए भी रेलिवेंट इसलिए बनता है क्योंकि पता लगे कि आखिर सीनियर एडवोकेट होता कौन है। ध्यान रखिएगा, सीनियर एडवोकेट आयु से नहीं होता है, सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन से होता है। डेजिग्नेशन का मतलब है सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की फुल बेंच बैठेगी और ये घोषित करेगी कि ये व्यक्ति वाकई में काबिल है। 10 साल की मिनिमम प्रैक्टिस उसके लिए चाहिए होती, इसके अलावा कोई और आर्यता। बाकी मैंने आपको चारों आर्यताएं बताने की कोशिश की है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अभी कई नए रूल्स में क्या वो बनाएंगे वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन एओआर के लिए और जानने के लिए ये अति आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।